नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मितानिनों ने किया प्रदर्शन, स्थायीकरण और वेतन में 50% बढ़ोतरी की मांग। 29 आबकारी अधिकारियों की अर्जी खारिज, हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। आंगनबाड़ी तोड़ने का मामला, 3 गिरफ्तार, 2 तहसीलदार सस्पेंड। एनएचएम कर्मचारियों ने किया हवन पूजन, अपनी मांगों को लेकर जारी है हड़ताल। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के आह्वान पर मंगलवार को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में मितानिनों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में बिलासपुर जिले में भी मितानिनों ने रैली निकाली और नेहरू चौक में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान मितानिनों ने बताया कि भाजपा सरकार की घोषणा पत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियमितीकरण और 50% तक वेतन वृद्धि का वादा किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। विगत 7 अगस्त से सभी मितानिन हड़ताल पर है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा मंगलवार को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में मितानिनों ने रैली निकालकर अपनी मांगें दोहराई और ज्ञापन सौंपा गया। मितानिनों ने एनजीओ को काम सौंपे जाने का भी विरोध किया और अल्टीमेटम दिया गया है कि सरकार 1 सप्ताह में उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो सरकार जो 2023 में वादा किए थे मितानिनों का 50% देंगे और हमें एनएचएम में संविलियन करेंगे, लेकिन आज तक 1 साल हो गया, कुछ भी हमारे पास आए नहीं है। और हम लोग 7 तारीख से बैठे हैं धरना प्रदर्शन में रायपुर के कोटा मैदान में, लेकिन अभी तक नहीं, अभी तक कोई भी हमारे जो वादा किए अपने वादा किए थे, हम तो नहीं मांगे हैं, लेकिन उसका भी पूरा नहीं कर रहे। ये बड़ी दुख की बात है, जो मांग है वो नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे। इसमें हमारी मांगे हैं कि पहले है कि जो सरकार घोषणा की थी 2023 में हमें अपने एनएचएम में लेने के लिए, वो अभी तक जो हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है। जो अपने किए वादे हैं उसको भी वो पूरा नहीं निभाए हैं, जिसके कारण हमें इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ा, भूखे प्यासे दूर दूर से निकालने साथियों को। दूसरी मांगे है कि हमारी जो 50% है उसको वो बोले थे कि उसको देंगे करके, वो भी अभी तक नहीं दिए। इसके लिए हम अपनी ही मांगों को लेकर इस तरह धरना प्रदर्शन किए हैं। आज से काम बंद कर दिए। आज से हम लोग पहले हम लोग रायपुर में धरना दिए, सब संभाग वाइज दिए, अब लोग हम जिला वाइज धरना। छत्तीसगढ़ की मितानिन कार्यकर्ता अपनी लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में जिले भर की मितानिनें एकत्रित हुई और वहां से रैली निकालकर मुख्य मार्गों से होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां ज्ञापन सौंपकर उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार से वादा पूरा करने की अपील की। सुबह से ही जिले भर की मितानिन बहनें शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम रायगढ़ में जुटी। यहां हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उन्होंने नारेबाजी की और अपने अधिकारियों की मांग उठाई। इसके बाद हजारों की संख्या में मितानिनें रैली के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। रैली के दौरान मितानिनों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और कहा कि चुनाव के समय किए गए वादे अब तक अधूरे हैं। ज्ञापन में उन्होंने साफ लिखा है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थायी करने और मानदेय में 50% की वृद्धि करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ज्ञापन सौंपते हुए मितानिनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरा नहीं होता है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उनका कहना है कि यह सिर्फ रायगढ़ का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की मितानिनें एक साथ विरोध कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनकर काम कर रही है, लेकिन सरकार उनके योगदान को नजरअंदाज कर रही है। अब धैर्य की सीमा पार हो चुकी है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती आगे भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जब चुनावी घोषणा किया गया था उस समय संविलियन करने के लिए एनएचएम में बोला गया था, जो आज पर्यंत सरकार बनने तक अभी 1.5 साल करीबन हो चुका सरकार बनते तक, अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। दूसरी हमारी मुख्य मांगे हैं, जो शासन द्वारा हमारे जितने मितानिन कार्यक्रम पदस्थ जो भी कर्मचारी हैं या कार्यरत हैं उसको 50% देने की वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और तीसरी हमारी मुख्य मांगे है कि हम किसी भी प्रकार से ठेका में काम नहीं करेंगे, एनजीओ के थ्रू काम नहीं करेंगे। पूर्व में हम लोग 22 साल से हम लोग ठेका में काम करते करते आ रहे हैं और ठेका जब शासन बंद कर दिया और हम लोग को एनएचएम में संविलियन करने के लिए हमको वादा किया गया था और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और अभी सुनने में आ रहा है कि पुनः हमको एनजीओ में दिया जा रहा है। कोई सच करके एनजीओ है जो दिल्ली से आया हुआ है
उसको हम मांग को दिया जा रहा है। तो हम लोग किसी भी स्थिति में उनके साथ कार्य हम लोग नहीं करेंगे, ठेका में काम नहीं करेंगे, एनजीओ से काम नहीं करेंगे। ज्ञापन दिया गया है जिला इकाई रायगढ़ के द्वारा। इनके द्वारा शासन से वेतन विसंगति इत्यादि दूर करने के संबंध में जो भी मांगे उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाराघाट में स्थित राशि पावर एंड स्टील लिमिटेड द्वारा नियमों को ताक पर रखकर कंपनी का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत को लेकर मंगलवार को क्षेत्र के कई गांवों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने अपनी समस्या जाहिर की। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि राशि स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा लीलागर नदी में विषैला पानी छोड़ा जा रहा है। वही प्लांट से निकलने वाला धुआं आसपास के गाँवों को प्रभावित कर रहा है। तालाबों में पानी उपयोग के लायक नहीं है, जो पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। इसके अलावा प्लांट प्रबंधन द्वारा औद्योगिक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र में गांवों की सड़कें भारी वाहनों की वजह से जर्जर हो चुकी है। वहीं गांवों के विकास के लिए प्रबंधन कोई जिम्मेदार पूर्ण नहीं कर रहा है, जिससे क्षेत्रवासी परेशान है। राशि पावर प्लांट के अवैध रूप से कोयले का भंडारण और कोलवासरी संचालित की जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों का स्वास्थ्य सीधे रूप से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने उक्त समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम पाराघाट बेलटुकरी और घनेसर ग्राम पंचायत से और अब ग्राम पंचायत में पाराघाट में राशि पावर प्लांट की स्थापना है। राशि पावर प्लांट लगभग 12-13 साल से स्थापना है और उमा कर्मचारी मन के जो वेतन के विसंगति है पीएफ कटते थे ना 25% कटना रहते, तो 25% कर्मचारी मन के ही काटा थे और ऊपर काटना चाहिए तो 13% कंपनी देना चाहिए और 12% मजदूर मन मिलना चाहिए, मजदूर मन के खाता के करना चाहिए, वो नहीं काटा थी। ये भी संगति है। दूसरा में ये है कि वहाँ जन कोलवासरी बन खोले है, तो कोलवासरी के जन गंदा पानी है, जन हमार वो लीलागर नदी है और हमार जीवन दायनी है उसको आसपास के, और वो जीवन दायनी है। यहाँ कोलवासरी के पानी डाल दे है तो वो पानी प्रदूषित हो गए है और वो कोलवासरी खोले के वजह से हमारे आसपास के जल स्रोत तक खराब हो गए, तो हम गंदा पानी पिए ला बाध्य हो गए हैं, जेकर वजह से हमारे आसपास में बीमारी के अलग प्रभाव है। और दूसरा बात ये है कि नदी में गंदा पानी छोड़े के वजह से और तेकर वजह से ओमा के जीव जंतु है जन मछली वछली तेन सब खत्म हो गए हैं और पानी यहाँ उपयोग करे के लायक नहीं। और दूसरा बात ये है कि राशि पावर प्लांट लगभग 15 साल से वहाँ संचालित है। वहाँ जिन प्रभावित गांव है, प्रभावित गांव में CSR मद होते जिला उपयोग करना चाहिए वहाँ, तो आज तक 15 साल से 1 रुपया खर्चा नहीं करे थे, तो कोई मतलब नहीं है। राशि पावर प्लांट है वो CSR जिन मद है तो ओकर उपयोग आसपास के जिन ग्राम पंचायत है, प्रभावित ग्राम पंचायत है, वहाँ उपयोग होना चाहिए। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रलिया में अमर शहीद गुरु बालक दास जी की 214वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने गुरु घासीदास बाबा में गुरु बालक दास बाबा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। अपने उद्बोधन में श्री सूर्या ने कहा कि गुरु जी ने मन के एक बरोबर का संदेश देकर समाज में समानता और भाईचारा की राह दिखाई। उन्होंने सभी से गुरु जी के आदर्शों पर चलने, नशा त्यागने और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहने का आह्वान किया। सूर्या ने बताया कि गुरु बालक दास जी राजा गुरु के नाम से विख्यात थे और उन्होंने रावटी के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत सदस्य अंजलि भास्कर पटेल, प्रतिनिधि देवी प्रसाद कुर्रे, सरपंच मेघनाथ खंडेकर, शैलेंद्र सांडे, उप सरपंच अश्वनी पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामवासी शामिल हुए। उपस्थित जनों ने गुरुजी के बताए मार्ग पर चलने और समाज में समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से सैकड़ों ग्रामीणों की निजी और सामुदायिक समस्या इत्मीनान से सुनी और अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनदर्शन में आए किसानों से चर्चा कर खेती किसानी के ताजा हालात की जानकारी ली। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार एवं सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। साप्ताहिक जनदर्शन में जनपद पंचायत तखतपुर के ग्राम साल्हे कापा के सरपंच एवं ग्रामीणों ने नहर की साफ सफाई में मरम्मत किए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि नहर की मरम्मत एवं साफ सफाई की आवश्यकता है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनपद पंचायत तखतपुर के ग्राम पंचायत लोखंडी के ग्रामीणों ने कोलवासरी के ट्रकों एवं हाईवा द्वारा जर्जर हो चुके सड़क की मरम्मत के लिए आवेदन किया। सिम्स हॉस्पिटल की बदहाल व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने डीन द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र के जवाब पर संतुष्ट हुए, लेकिन
नया शपथ पत्र देने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने एक अखबार में छपे खबर को स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया था। कोर्ट ने पहले ही कहा था कि सिम्स में सफाई 95 लाख फंड के उपयोग और मरीजों को बेहतर सुविधा देने पर स्पष्ट रिपोर्ट पेश की जाए। तब हाईकोर्ट ने कहा कि सिम्स की व्यवस्था में सुधार की कोशिश हो रही है, मगर निगरानी जारी रहेगी। अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। वहीं इस दौरान कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी के संचालन शुरू होने के साथ आम जनता को उत्कृष्ट मेडिकल सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी कोर्ट से साझा की गई। इस मामले में कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी के अधीक्षक डॉक्टर बीपी सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा फेज 4 के तहत खुले इस हॉस्पिटल में वो और उनकी पूरी टीम की 9 महीनों के अथक प्रयासों के बाद अब वर्तमान में MRI, CT स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी जांच और यूरोलॉजी के छोटे ऑपरेशन चालू किया गया है। साथ ही नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी सहित अन्य बीमारियों से संबंधित इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर एम्स की तर्ज पर ही आम जनता को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन प्रतिबद्ध है, ताकि अंचल के मरीजों को राजधानी या एम्स जैसी संस्था में रेफर करने की जरूरत न पड़े। कोनी में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज़ 4 के तहत बना है। 29 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के बाद बहुत सारी मशीनें आकर के यहाँ रखी थी। आने के बाद लगातार हम इसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इन मशीनों को इंस्टॉल करवाएं और उसमें हमारे डॉक्टरों को, हमारे स्टाफ को प्रशिक्षित करें। अभी 8-9 महीने हो गए हैं, लगातार हम प्रयास के बाद अब इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमारा CT स्कैन चालू हो गया है, MRI चालू हो गया है, लैबोरेटरी का भी काम बचा हुआ है, हमारा यूरोलॉजी वार्ड चालू हो गया है। जैसे ही अभी आपने देखा होगा कि लिथोट्रिप्सी भी हमारा चालू हो गया, हम यूरोलॉजी के छोटे ऑपरेशंस भी कर पा रहे हैं। धीरे धीरे हम जो है इसको इस मुकाम पे पहुंचा लेंगे। किसी भी अस्पताल को बनाने में, ख़ास तौर से सरकारी अस्पताल को बनाने में बहुत कुछ चीज़ों को सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस के रिलेशंस होते हैं, उसमें हमें ऊपर में अप्रूवल लेना होता है। तो चीज़ें धीरे से हमारी लाइनअप हो जाएंगी। हमको ये उम्मीद है कि हम साल भर के बाद या कुछ और समय भी लग सकता है, कैथलैब भी शुरू कर लेंगे। और अभी तो हम यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी का काम शुरू कर लिए। हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट अब आ गए हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं और न्यूरोसर्जन भी अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यह सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को एक बेहतर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दे सकें। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए शराब घोटाले में फंसे आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा ने मामले में स्पष्ट किया कि इतने बड़े घोटाले में आरोपियों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने आरोपियों को सरेंडर करने के बाद जमानत याचिका लगाने की सलाह भी दी है। याचिका खारिज होने के बाद आरोपी अफसरों की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। अब जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। दरअसल आबकारी घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने प्रदेश के कई जिलों में पदस्थ आबकारी अफसरों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। ईडी की जांच में सामने आया कि विभागीय मिली भगत से ओवर बिलिंग, नकली बारकोड और डमी कंपनियों के जरिए अवैध वसूली की गई। इसी मामले में पेश किए गए चालान के बाद कोर्ट ने पहले ही आरोपी अधिकारियों को 20 अगस्त तक उपस्थित होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सभी दोषी अधिकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तलाक के केस में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस रंजीत दुबे और जस्टिस AK प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा है कि बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पति के तलाक की अर्जी मंजूर कर ली है। दरअसल भिलाई निवासी अनिल कुमार सोनमणि उर्फ अनिल स्वामी पेशे से वकील है। उनकी शादी 26 दिसंबर 1996 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन समय के साथ पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगा। इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब उनकी बेटी 19 साल और बेटा 16 साल का। इसी दौरान पति ने अपनी पत्नी को PhD कराया, जिसके बाद वो प्रिंसिपल की नौकरी ज्वाइन की। वकील पति का आरोप है कि प्रिंसिपल बनने के बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया और वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर विवाद करने लगी। कोरोना काल में जब कोर्ट बंद हो गए थे, इससे पति की वकालत से आय भी बंद हो गई थी। ऐसे में प्रिंसिपल पत्नी ने बेरोजगार पति को ताना मारना शुरू कर दिया। बात बात पर झगड़ा कर पति को अपमानित भी करने लगी, जिससे पति मानसिक तनाव में आ गया। फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। रायगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 34 संत विनोबा नगर में आंगनबाड़ी भवन तोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक कार्रवाई तक जा पहुंचा है। मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी हस्तक्षेप किया और मोहल्ले वासियों से वीडियो कॉल पर बात कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मंत्री के हस्तक्षेप और पुलिस की जांच के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं सोमवार शाम बिलासपुर संभागीय कार्यालय से आदेश जारी कर 2 तहसीलदारों को निलंबित कर दिया गया। इसी बीच सीएम हाउस का नाम लेकर दबाव बनाने वाले एक शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जूट मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कल संत विनोबा नगर स्थित जो आंगनबाड़ी भवन है वहाँ 3 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 170, 126, 135, 3 BNSS के तहत कार्रवाई की गई है और उनको माननीय SDM न्यायालय से जेल रिमांड के लिए भेजा गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सोमवार को ही सुनवाई में शासन ने बताया कि कबीरधाम जिला अस्पताल में काम करने वाली संविदा स्टाफ नर्स को मातृत्व अवकाश के दौरान का पूरा वेतन दे दिया गया है। यह फैसला प्रदेश की हजारों महिला संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर महिला सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ था। नर्स ने 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक मातृत्व अवकाश लिया था। 21 जनवरी को उन्होंने बेटी को जन्म दिया और 14 जुलाई को वापस ड्यूटी ज्वाइन की। छुट्टी तो मंजूर हुई, लेकिन सरकार ने इस दौरान का वेतन नहीं दिया, जबकि छत्तीसगढ़ सेवा नियम 2010 में साफ लिखा है कि मातृत्व अवकाश के समय वेतन देना जरूरी है। इसलिए नर्स ने पहले रिट याचिका और फिर आदेश न मानने पर अवमानना याचिका कोर्ट में लगाई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने कहा कि यह केवल एक महिला स्टाफ नर्स की जीत नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की उन महिला संविदा कर्मचारियों की जीत है जिन्हें वर्षों से मातृत्व अवकाश वेतन को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मातृत्व अवकाश महिला कर्मचारियों को वैधानिक अधिकार है, चाहे उनकी नियुक्ति नियमित हो या संविदा हो। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संघ ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती तो 22 अगस्त को प्रदेश भर में जिला स्तर पर एक साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारी संघ ने अपनी प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने, वर्ष 2019 से लंबित DA एरियर्स की राशि का भुगतान करने और GPF खाते से समायोजन करने की बात कही है। इसके अलावा सहायक शिक्षकों और सहायक पशु चिकित्सक अधिकारियों को नियमित वेतनमान देने, नगर निगम और निकाय कर्मियों को मासिक वेतनमान में सुधार करने, भाजपा शासित अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कैशलैस सुविधा लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही सेवा गणना, स्थायी आदेश जारी करने, अनुबंध नियुक्तियों को नियमित करने और सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करने जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार यदि इस बार भी अनदेखी करती है तो 22 अगस्त को जिले में हजारों कर्मचारी और अधिकारी एकजुट होकर धरना देंगे। फेडरेशन ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि अगले चरण के व्यापक आंदोलन की तैयारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश का सबसे मजबूत और सशक्त संगठन है। 120 संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है और पूर्व सरकार के दौरान इस बैनर तले हमने कई आंदोलन किए और हमने प्रदेश के कर्मचारियों को कई सौगातें भी दिलाई। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र इन्होंने तैयार किया, उस समय जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं विजय बघेल जी के से हमसे हमारी संवाद हुई और जब चर्चा हुई तो हमने घोषणा पत्र में हमने कई सुझाव दिए कर्मचारियों के लिए। उन सुझावों को लेकर घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र तैयार हुआ और लगभग 2 साल बीतने के बाद इस प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता हो, चाहे महंगाई भत्ते के जो एरियर्स की राशि हो या अन्य मुद्दे हैं, चाहे अर्जित अवकाश नकदीकरण 330 दिवस किया जाए हो, चाहे लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग की जो वेतन विसंगति की बात हो, ऐसे 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग एक बड़ा आंदोलन का ऐलान हमने किया है और द्वितीय चरण का आंदोलन 22 अगस्त को इस प्रदेश में होने वाला है और पूरे जो प्रदेश है उसके शिक्षकगण और पूरे सभी शासकीय कार्यालय में कार्यरत जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे पूरे प्रदेश के राजपत्रित अधिकारी है, दैनिक वेतनभोगी अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, यूनिवर्सिटी में कार्य करने वाले टीचर है, प्रोफेसर है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के तमाम जो कर्मचारी हैं, सभी जो है 11 सूत्री मांगों के समर्थन में 22 तारीख को हमारे बंद का समर्थन किया है और
इसी उद्देश्य से, इसी तैयारियों की समीक्षा बैठक कर लेने के लिए हम लोग हमारे प्रांत से, हमारे जो फेडरेशन से संबद्ध हमारे प्रमुख कर्ताधर्ता है भाई राजेश चटर्जी जी, भाई बीपी शर्मा जी, आदरणीय GR चंद्रा जी, भाई रोहित तिवारी जी, सभी हमारे साथीगण यहाँ पर, अरोथिया जी, सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक शानदार मीटिंग यहाँ पर हुई है। और रायगढ़ के सभी साथियों ने हमें आश्वस्त किया है कि पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा यदि आंदोलन यदि देखने को मिलेगा तो वो रायगढ़ का रहेगा, ऐसा हमें आश्वासन यहाँ के हमारे साथियों ने दिया है। कोयला खदान से प्रभावित ग्राम बरोद के विस्थापित परिवारों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। विस्थापित परिवारों का कहना है कि लंबे समय से वे बुनियादी सुविधाओं और उचित मुआवजे से वंचित है। यहां उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। विस्थापित परिवारों का कहना है कि कोयला खदानों के कारण उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है, लेकिन आज तक उन्हें उचित मुआवजा और बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई है। पहली बड़ी मांग में उन्होंने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच हो चुकी है और वे अलग परिवार बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें भी विस्थापन का लाभ दिया जाए। दूसरी मांग में वर्ष 2013-14 के बाद परिवार बढ़ने से बनाए गए मकानों को सर्वे कर तत्काल मुआवजा भुगतान करने की मांग रखी गई। तीसरी मांग में विस्थापितों ने कहा कि गाँव की सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन जो कोयला खदान से प्रभावित हो रही है, उन्हें शासकीय भूमि में हस्तांतरित किया जाए। इसी जगह पर विस्थापित परिवारों का पुनर्वास भी किया जाए और इस भूमि को आबादी भूमि घोषित किया जाए। चौथी मांग में ग्राम कोटवार शंकीलाल महंत के सेवा भूमि का मुआवजा अब तक SCCL प्रबंधन द्वारा नहीं दिया गया है। विस्थापित परिवारों ने स्पष्ट कहा है कि कोटवार को नियमानुसार भूमि का पूर्ण लाभ दिया जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद विस्थापित परिवारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वो बड़े आंदोलन की राह पकड़ेंगे। और आज जैसे कि पूरा जो रायगढ़ क्षेत्र में जो बरोद खदान है, उनके जो लोग 2010 में उनका अर्जन हुआ था और इतने साल 16-17 साल बाद उनका विस्थापन किया जा रहा है। और उनका विस्थापन में जिस तरीके से SCCL के दूसरे एरियाज़ हैं, टोटल 12 एरिया हैं, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, वहाँ पर जब विस्थापन अगर किया जा रहा है तो बसाहट के बदले उनको 10 लाख रुपया और 5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि, मतलब 15 लाख रुपया दी जा रही है। और बड़ी विडम्बना की बात है कि उसी SCCL के अंदर रायगढ़ जैसा खदान के जो लोग हैं उन किसानों के साथ में भेदभाव बरती जा रही है और उनको मात्र 3 लाख रुपए देने की पेशकश की गई है, जिसे हमने बड़े शिद्दत के साथ उठाया और कोरबा एरिया के और दूसरे इलाकों में भी इसको लागू करवाई है। और उस मांग को हम चाहते हैं कि वो जो लाभ दूसरे इलाके में दी जा रही है, SCCL एक कंपनी है तो सारे एक कंपनी जो भूस्थापित है किसानों, उनको एक समान लाभ दिया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ के जो लोगों को, जैसे कि वन अधिकार कानून जो है 2006 लागू हुआ था और ग्राम पंचायत बरोद के लोगों को ग्राम पंचायत ने वन भूमि का पट्टा दिया था बाकायदा आपके कलेक्ट्रेट कार्यालय से अनुमोदन होने के बाद। ऐसे लोगों को उनकी ज़मीन को निजी मानने के बजाय पट्टा को अनदेखा किया जा रहा है और उनको जो रोजगार, बसाहट, मुआवजा, ये तमाम जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो फैसिलिटीज़ उनको अलग कर दिया गया है। तो वो भी मांग हम रख रहे हैं कि चूँकि पट्टा मिला है इसलिए उन पट्टा के एवज में जो निजी भूमि में जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है उनके साथ भी उनको लाभ मिलना चाहिए। तीसरी बड़ी बात यह है कि आबादी भूमि, ये जो शासकीय भूमि के बजाय और आबादी क्षेत्र में जो उनको मकान वगैरह बनाई जा रही है तो उसमें अभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में मॉडर्न कॉलोनी बना के बसाहट दिया जाना है, पुनर्वास दिया जाना है, जो लाभ इनको नहीं दी जा रही है और आदिवासी होने का दुर्भाग्य इनको झेलना पड़ रहा है। इन सारे सवालात को लेकर आज यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में हमने धरना रैली करके प्रदर्शन के साथ में ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम SCCL मुख्यालय भी यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से रैली की शक्ल में जाएंगे और वहाँ पर भी हम ये मांगों को फिर से रखेंगे। देखिए, अभी गरगोड़ा विकासखंड के ग्राम बरौद के कुछ ग्रामीण आए हुए हैं, उन्होंने ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि SCCL प्रोजेक्ट में कोई ज़मीन इनका गया हुआ है और ज़मीन अधिग्रहण के फलस्वरूप रोजगार की मांग के संबंध में, पुनर्व्यवस्थापन की मांग के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। मैंने ज्ञापन प्राप्त किया है, नियमानुसार इसका परीक्षण कराते हैं और जो भी यथासंभव होगा वो नियमानुसार करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम परिसर में चल रहे इस आंदोलन का मंगलवार को दूसरा दिन रहा। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का प्रतीकात्मक मुखौटा पहनकर हवन किया और ईश्वर से उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। जिला रायगढ़ के सैकड़ों NHM कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर डटे हुए। प्रमुख मांगों सेवा का नियमितीकरण, स्थायीकरण और सेवा के दौरान दिवंगत साथियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देना शामिल है। हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर और मौन धारण कर दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी थी। वहीं दूसरे दिन मुखौटा पहनकर हवन के जरिए विरोध दर्ज कराया गया। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक सरकार
हमारी मांगें पूरी नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो इससे और तेज किया जाएगा। हड़ताल के दूसरे दिन में मुखौटा पहन के, वो भी ओपी चौधरी सर का, मुख्यमंत्री सर का, स्वास्थ्य जो मंत्री हैं हमारे, उनके मुखौटा पहन के हमने हवन का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कि उनको सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने कामना की है। और इसमें एक विशेष नारा लगाया गया था, हमारी भूल कमल का फूल, ताकि उनको सद्बुद्धि आए और वो हमारे 10 सूत्री मांगों पर कुछ ना कुछ अमल करें और किसी न किसी को, वो कोशिश तो वही रहेगी कि 10 सूत्री मांग हमारे कंप्लीट हो जाए। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में यूजीसी के मानकों के अनुरूप योग्य अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के उद्देश्य से अतिथि व्याख्याता नीति 2024 लागू किया गया है, जिसका परिपालन स्थानीय निवासियों के लिए उचित रूप से सुनिश्चित नहीं किए जाने के कारण राज्य के मूल निवासियों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है। यह आरोप छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ का है। अतिथि व्याख्याता संघ का कहना है कि मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से जारी किए गए नवीन अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से अध्यापन कार्य संचालित हो रहा है। इस नीति के कंडिका क्रमांक 5.4 में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाए, परंतु यह लगातार देखा जा रहा है कि राज्य के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता नहीं दिया गया। इसके बदले बाहर के राज्यों के लोगों को अतिथि व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेज में अतिथि व्याख्याता की भर्ती में बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने को लेकर अतिथि व्याख्याता संघ पिछले कुछ दिनों से नवा रायपुर में धरना देते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि अतिथि शिक्षकों की मेरिट लिस्ट फिर से जारी करते सभी को एक मुश्त वेतन मिले और आयु 65 वर्ष किए जाने की मांग सरकार से की है। क्योंकि अभी की भर्ती में जो अतिथि व्याख्याता भर्ती हो रही है, उस भर्ती में हम लोगों को बहुत विसंगतियाँ प्राप्त हो रही हैं, जो महाविद्यालयीन स्तर पे विसंगति की जा रही है। इसमें सबसे पहले हमारे जो पॉलिसी बनी हुई है, अनुमोदन से 2024 नीति जो बनी हुई है, अतिथि व्याख्याता नीति बनी हुई है, उस नीति के आधार पर हमको अभी जो 2025 में भर्तियां हो रही है, उसमें भर्ती जो है नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात किया जाए कि छत्तीसगढ़ मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पे महाविद्यालय स्तर पे देखा जा रहा है कि स्पष्ट नीति में यह कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है कि 5.4 कंडिका में स्पष्ट कहा गया है कि अतिथि व्याख्याता जो मूल निवासी के हैं, छत्तीसगढ़ मूल निवासी हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। उनका अगर अतिथि व्याख्याता में या शिक्षण व्याख्याता में उनकी पहली भर्ती ली जाए, उनको पहली प्राथमिकता दी जाए। लेकिन महाविद्यालयीन स्तर में अभी भी ये देखा जा रहा है कि कहीं पर भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी है उसको पीएचडी है या योग्यता के अनुसार उनको समकक्ष दिया जा रहा है, बल्कि यह सरासर उल्लंघन है। जो छत्तीसगढ़ राज्य में जितने नेट सेट पीएचडी जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत चिंताजनक है सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत चिंताजनक है। और हमारे यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है, अभ्यर्थी जो इन लोग नेट सेट पीएचडी करके उच्च शिक्षा ग्रहण किए हैं, उन लोग आज बेरोजगार घर बैठे रहेंगे। ये बहुत ही सोचनीय और निंदनीय बात है। मैं सरकार से अपील करूँगी कि छत्तीसगढ़ मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाए और अभी की जो शिक्षा भर्ती हो रही है उसमें उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दी जाए। मां कर्मा महिला मंडल वैश्य साहू समाज बिलासपुर द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव सामाजिक भवन श्री कैरू मंदिर गोलपारा में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी, सदस्य व स्वजातीय जन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा श्री कृष्ण राधा वेशभूषा प्रतियोगिता व मटकी फोड़ प्रतियोगिता रहा। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में विजेता रही कुमारी दीप्ति साहू, जिन्हें समाज की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार भक्ति गीत आधारित नृत्य प्रतियोगिता में कुमारी श्रीनिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मंच का संचालन स्नेहा साहू एवं मिक्ता साहू ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विद्यावासिनी साहू संरक्षक, रचना राजेश दत्त साहू महिला अध्यक्ष, शकुंतला जीतपुरे, सुमित्रा साहू, कुसुम साहू, उमा साहू, संरक्षक प्रभात साहू, अध्यक्ष उमाकांत साहू, सचिव प्रमोद साहू, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक साहू सहित समाज के वरिष्ठ जन व बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। पूरे आयोजन में धार्मिक भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला।
इधर रायगढ़ जिले की तमनार पुलिस ने ट्रेलर लूटकांड का महज 24 घंटे में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मास्टरमाइंड अमन गोस्वामी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन में किया गया, जिनकी त्वरित रणनीति और सटीक दिशा निर्देश से पूरी वारदात का राजफास हुआ। 18 अगस्त की रात तमनार क्षेत्र के हुकरा डीपा में बदमाशों ने ट्रेलर चालक और अन्य ड्राइवरों से मारपीट कर ट्रेलर और मोबाइल फोन लूट लिए थे। जांच में सामने आया कि वारदात का मास्टरमाइंड ट्रेलर का पूर्व स्वामी अमन गोस्वामी ही था। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने तत्काल जिले में नाकेबंदी के आदेश दिए और थाना प्रभारी कमला पुसाम के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। दबिश ओडिशा तक दी गई, जहां हमीरपुर के एक खेत से 4 ट्रेलर बरामद कर लिए गए। पुलिस ने अमन गोस्वामी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी स्विफ्ट कार और कैंपर वाहन से वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। आरोपियों से कुल 1,56,24,000 रुपए की संपत्ति बरामद की गई है, जिसमें 4 ट्रेलर, 1 स्विफ्ट कार और 4 मोबाइल फोन शामिल है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के कुशल मार्गदर्शन और त्वरित कार्रवाई के कारण यहां सफलता मिली है। महज 24 घंटे में चोर गुर्रे को दबोचकर पुलिस ने अपनी तत्परता और दक्षता का परिचय दिया है। 4 ट्रक की लूट की घटना हुई थी। परसों रात्रि 12 बजे के आसपास की बात है, जब 4 ट्रक को उनके ड्राइवरों के साथ मारपीट करके लूट के ले जाया गया था। जैसे ही सूचना पुलिस के पास आई, पुलिस तत्काल पतासाजी में जुटी। सीसीटीवी वगैरह के आधार पे जो सस्पेक्ट लोग थे उनके फ़ोटो दिखाए गए। जो ड्राइवर जिनके साथ मारपीट हुई थी उसमें से एक बंदा आइडेंटिफाई हुआ, अमन गोस्वामी। उसके आधार पे उसकी पतासाजी की गई तो पता चला कि वो कोरबा का रहने वाला है और पूर्व में ये ट्रक उसके मालिकी के थे और जब वो किस्त नहीं पटाया तो बैंक ने ये ट्रक जब्त कर लिए थे, जिसके बाद बैंक ने ये ट्रक नए मालिक को ऑक्शन कर दिए थे और वो मालिक पिछले 2-3 महीने से ये ट्रक चला रहा था। चूँकि ये ट्रक में जो जीपीएस लगा था उसका आईडी पासवर्ड नए मालिक ने चेंज नहीं किया था, जिसके कारण जो अमन था वो अभी भी उस ट्रक को ट्रेस कर रहा था। तो उससे उसने प्लान बनाया कि जब ट्रक का हर सेकंड का लोकेशन मुझे पता चल रहा है तो इसको चोरी करके ले जाते हैं और इसको बेच देंगे। वो अपने भाई और बाकी लोगों के साथ 8 लोगों के साथ मिल के पूरी घटना को अंजाम दिया और ट्रक ले जाके उड़ीसा में अपने दोस्त के यहाँ छुपा रहा था। जैसे ही अपने को सूचना मिली और आइडेंटिफाई हुआ, हमारी टीम कोरबा और आसपास के एरिया में गई और उसका पतासाजी किए। उसके अलग अलग नंबर खंगाले गए, उसका लोकेशन वगैरह ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो उड़ीसा साइड गया हुआ है। वहाँ से उसके लोकेशन के आधार पे 4 ट्रक और सभी टोटल 7 आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपी अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी अमन गोस्वामी, जिसने पूरा घटना की साजिश रची थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ उसके पिताजी भी शामिल थे और 4 ड्राइवर जिसको वो किराए पे लाया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके और 2 दोस्त जो उनको यहाँ पे छोड़ने आए थे और वो पूरी चोरी की घटना में फॉलो पायलटिंग का काम किए थे, वो दोनों की गिरफ्तारी अभी बची हुई है, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।